इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी स्टडी के लिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और समझिए। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में हमने क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम की परिभाषा और उसकी व्याख्या पूरी तरीके से आपको समझाई। बहुत सारी बातें बताई थी। कुछ पुनरावृत्ति मैं करना चाहूँगा। हमने आपको बताया कि उत्पत्ति ह्रास नियम ये प्रत्येक प्रकार के उत्पादन में लागू होता है, चाहे वह कृषि उत्पादन हो या विनिर्माण उद्योग हो, खनन उद्योग हो, मत्स्य उद्योग हो या भवन निर्माण उद्योग हो। प्रत्येक क्षेत्र में अंत में यह नियम लागू होता है। इसकी प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। आपसे पूछे तो आप बता दीजिए कृषि उत्पत्ति ह्रास नियम का क्षेत्र तो कौन कौन सा बताया मैंने? कृषि के क्षेत्र में, मत्स्य पालन में, खनन उद्योग में, भवन निर्माण में और विनिर्माण उद्योग में, प्रत्येक क्षेत्र में यह नियम लागू होता है। क्या है यह नियम? इसकी हमने परिभाषा बताई थी। तो कल बताया था हमने मार्शल की परिभाषा। मार्शल ने कहा था, क्या कहा था कि यदि कृषि कला में साथ साथ उन्नति ना हो, श्रम और पूंजी की मात्रा में वृद्धि कर देने से कुल उपज में जो वृद्धि होती है सामान्यतः घटती दर पर बढ़ती है। तो मार्शल ने इस नियम की केवल दो मान्यताएं बताई है। एक, कृषि कला में साथ साथ उन्नति न हो, अर्थात कृषि में सुधार नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा ना? मतलब तकनीकी सुधार, जैसे अच्छे बीज, खाद, कल्टीवेशन के अच्छे यंत्र इत्यादि, इनमें बदलाव नहीं होना चाहिए। जिस विधि से हम खेती कर रहे हैं आज, उसी विधि से हम खेती करें। यदि कृषि कला में उन्नति ना हो, पहली शर्त। और एक दूसरी शर्त उन्होंने लगाई, सामान्यतः धीरे धीरे ये नियम लागू होता है। मतलब क्या कहा उन्होंने? ऐसा भी नहीं है कि धीरे धीरे लागू होता है, कभी कभी एकदम ही लागू हो जाता है, शुरू में लागू हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन उन्होंने क्या कहा? सामान्यतया शुरू में यदि हम, क्या होगा ना, हमने आपको कल बताया था उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। भूमि एकमात्र ऐसा साधन है जो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों ही काल में स्थिर रहता है। अन्य जो 4 साधन है ये अल्पकाल में तो स्थिर रहते हैं, किंतु अल्पकाल में तो स्थिर है लेकिन दीर्घकाल में स्थिर नहीं होते। दीर्घकाल में इनमें परिवर्तन होता है। जनसंख्या बढ़ती है, श्रमिक बढ़ते हैं, प्रबंध बढ़ता है, साहस बढ़ता है, ठीक है, पूंजी भी बढ़ती है। लेकिन भूमि नहीं, भूमि उतनी ही है जितनी है। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? और अधिक स्पष्ट कर दें, भूमि किसे कहते हैं? भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहारों को भूमि कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहारों को भूमि कहते हैं। बताया ना, पहले बताया। अब पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो कुछ भी हमारे पास है दिया हुआ भगवान का, ईश्वर का, प्रकृति का, वो सीमित है। हमारा पानी भी सीमित है, हमारे खनन भी सीमित है, खनिज पदार्थ सब सीमित है, सब कुछ सीमित है ना? तो भूमि उत्पादन का स्थिर साधन है। और जैसे जैसे हम श्रम के, पूंजी की, संगठन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उत्पादन बढ़ता जरूर है,
शुरू में हो सकता है उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़े, उसके बाद क्या होगा, उत्पादन में एक सीमा के बाद उत्पादन स्थिर हो जाता है, उत्पादन स्थिर दर से बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। उत्पादन के 3 नियम हैं, उत्पादन वृद्धि नियम, स्थिर नियम और क्रमगत उत्पादन ह्रास नियम। तो है तो एक ही नियम, आधारभूत नियम तो वो एक ही है, वो है क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम। शेष 2 अवस्थाएं जो हैं वो इस नियम की अस्थायी अवस्थाएं हैं। कल हमने आपको श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा सुनाई थी। उत्पत्ति ह्रास नियम जैसा कि सामान्य क्रिया के रूप में बताता है कि यदि उत्पादन के साधनों के संयोग में किसी साधन को स्थिर रखकर, एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो परिवर्तनशील साधनों की के उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। और आपको बेनम की परिभाषा याद होगी, क्या कहा है उन्होंने, उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन के अनुपात में जो जो वृद्धि की जाती है तो एक सीमा के पश्चात उस साधन का सीमांत और औसत उत्पादन घटता जाता है। शुरू में वृद्धि होती है लेकिन एक सीमा के बाद, एक बिंदु के पश्चात उस साधन का सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन घटता जाता है। इसी को यानी सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में जो सने कमी आती है उसको कहते हैं क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम। जब वो घटना शुरू करती है, शुरू में सीमांत उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, उसके बाद स्थिर दर से बढ़ता है, फिर घटने लगता है, शून्य हो जाता है और ऋणात्मक भी हो जाएगा। क्या होगा कुल उत्पादन में, क्या कुल उत्पादन शुरू में तेजी से बढ़ता है, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर स्थिर दर से बढ़ता है, फिर कुल उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है और अंत में क्या होता है, कुल उत्पादन भी गिरने लगता है। तो ये बात हम इस तालिका द्वारा आपको समझा देते हैं। आपको हमने कल ये बताया था उत्पत्ति ह्रास नियम ड्यूपिट ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति ह्रास नियम की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाला अर्थशास्त्री कौन है, तो मैंने कल बताया था ड्यूपिट, बताया था ना, ये देखिए ड्यूपिट, प्रोफेसर ड्यूपिट, ये फ्रांसीसी इंजीनियर था, इसने ही ये नियम सर्वप्रथम, फिर उसके बाद प्रोफेसर मार्शल ने व्याख्या की। मार्शल ने क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम की और अधिक स्पष्ट व्याख्या की। जितने भी प्राचीन अर्थशास्त्री सबको क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम का ज्ञान था, चाहे वो मालथस हो या रिकार्डो, समझ गए। चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री कौन है, तो आप लिखिए ड्यूपिट, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम की तालिका द्वारा हम व्याख्या कर देते हैं। बहुत ही कम मान्यता है इस नियम की, मान्यताओं का जिक्र हम बाद में कर लेंगे। देखिए भूमि स्थिर साधन है, स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा है, तो क्या होना चाहिए, कुछ साधन स्थिर होने चाहिए और कुछ साधन परिवर्तनशील होने चाहिए। और जैसे कि हमने आपको बताया कि भूमि तो प्रकृति का एक ऐसा साधन है जो अल्पकाल में भी और द्वितीय काल में भी दोनों ही कालों में स्थिर है। तो जब स्थिर भूमि के साथ परिवर्तनशील साधन श्रम और पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयों को लटाया जाता है तो कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, शुरू में सीमांत उत्पादन कैसा होता है, बढ़ता है, फिर क्या होता है, स्थिर हो जाता है, नो स्थिर, एक बार फिर नो लिख दो फिर पड़ेगा, ठीक है,
फिर उसके बाद क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ मिलना है, पहली इकाई पे 3, दूसरी पे 5 बढ़ रहा है, मतलब तीसरी पे 7, चौथी पर 9, पांचवी पर भी 9, यानी स्थिर हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद छठी पर 7। अब ये मैट्रिक टनों में हो जाएगा आपका उत्पादन, मैट्रिक टनों में। तीन मैट्रिक, 5 मैट्रिक, 7 मैट्रिक, 9 मैट्रिक, है ना, 9, 7 मैट्रिक, 5, समझ गए होंगे मैट्रिक टन। फिर क्या हो रहा है, 8वीं इकाई पर हो गया 3 सीमांत उत्पादन, 9वीं इकाई पर हो गया 0 और 10वीं इकाई पर हो गया -3। 11वीं इकाई भी बना लीजिए -5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कुल उत्पादन ज्ञात करना है। कैसे, इसको तो आप किसी भी प्रकार से बनाइए, अंक आपको मतलब एक तथ्य भी याद रखना है, शुरू में बढ़ना है, फिर स्थिर हो जाना, फिर घटना शुरू होगा, फिर शून्य हो जाएगा, फिर ऋणात्मक हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, सीमांत उत्पादन आपको मालूम है, इसको संचय करते चले जाइए, कुल उत्पादन मिल जाएगा। देखिए पहली इकाई पर 3, 3 और 5, दूसरी इकाई का 8, 8 और 7 15, तीसरी इकाई पर हो गया 15, 15 9 24, तो चौथी इकाई पर हो गया 24, पांचवी इकाई पर 34 और 9 33, 24 और 9 33, उसके बाद 7वीं इकाई पर हो गया 40, 6ठी इकाई पर हो गया 40, फिर 7वीं इकाई पर हो गया 45, उसके बाद 48 और फिर शून्य हो गया, तो कितना जुड़ जाएगा, शून्य जोड़ोगे तो 48 ही होगा। ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं इकाई पर 48 हो जाएगी है। 10वीं इकाई पर कितना हो जाएगा, तो 3 कम हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, और 11वीं इकाई पे 5 कम हो जाएगा तो 40। ठीक है, तो ये कुल उत्पादन आ गया। अब हमने औसत उत्पादन ज्ञात करना है। उत्तरोत्तर सीमांत इकाइयों, उत्तरोत्तर जो इकाई हैं, परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को प्रयोग करने से, है ना, सीमांत उत्पादकता में कितनी वृद्धि हो रही है, सबको जोड़ते चले जाइए, मिल जाएगा कुल उत्पादन। और उत्पादन यानी परिवर्तनशील साधन से कुल उत्पादन की मात्रा को भाग दे दीजिए, औसत उत्पादन आ जाएगा। 1 से 3 को भाग 3, 2 से 8 को भाग 4, 3 से 15 को 5, है ना, 4 से 24 को 6, 5 से 33 को, तो 6 पंजे 30, है ना, 5 छंग 30 और 5 छंग 30, 6 से 40 को भाग करना है, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, क्योंकि देखिए ना, 6 छंग 36, 4 बचा 40 हो गया, 6 छंग 36, समझ गए। फिर 7 से 45 को 7 छंग 42, बचे 3, 7 चौक 28। ठीक है, इसी प्रकार से भाग देना है सबको। 7 छंग 42 3, 7 चौक 28 2, 7 दूनी 14, 3 निकल एक, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, मैं एक बता दूंगा आपको। फिर 48 है तो 8 छंग 48, 6 हो जाएगा। ठीक है, 9वीं इकाई पर कितना है, 48, तो 9 पंजे 45, बचे 3, 9 तिया 27, फिर 3। ठीक है, 9 के आधे से कम है तो इसको हम छोड़ देंगे। 10 से इसको भाग करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, 11 से भाग करेंगे, 11 तिया 33, कितने बचे 7, 11 छंग 66,
11 33 7, 11 66, 66 के 70 से 4, 11 54 लगभग औसत उत्पादन है। अब बात यह है कि कहाँ तक कौन सा नियम इसमें हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, प्रथम अवस्था कहाँ तक मानी जाए। नियम की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जिसमें उत्पादन वृद्धि नियम की से होता है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि जहां तक औसत उत्पादन बढ़ता है वहां तक प्रथम अवस्था। ठीक है, तो आप इस तालिका को देखिए, 3 5 5 3 4 5 6 6 7 6 66 यहाँ तक बढ़ा ना, यानी छठी इकाई तक। ठीक है, इसको और आगे तक ऐसे खींचेंगे, ये फर्स्ट स्टेज है, यानी नियम की प्रथम अवस्था है। ठीक है, कैसी अवस्था है? नियम की प्रथम अवस्था। इसको हम क्या कहेंगे? बढ़ते हुए औसत उत्पादन की अवस्था। बढ़ते हुए औसत उत्पादन की अवस्था, क्योंकि यहाँ देखिए ना, 3 5 5 6 6 60 और 6 66, यानी औसत उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ घट गया, 6.43 रह गया। मतलब क्या हुआ? नीचे तो घटने लगा, यहीं तक बढ़ा है, तो यहाँ तक बढ़ते हुए औसत उत्पादन की अवस्था तक नियम की प्रथम अवस्था रहती है। इस अवस्था में सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है और उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है, किंतु औसत उत्पादन फिर भी बढ़ता है। उसके बाद यहाँ 0 तक। ये है सेकंड स्टेज। स्टेज मतलब अवस्था, सेकंड अवस्था। इसमें सीमांत उत्पादन घटते घटते शून्य हो जाता है, यानी अधिकतम उत्पादन की अवस्था समझिए इसको। कुल उत्पादन अधिकतम होता है। देखिए स्किल्स में सबसे ज्यादा 48 है सेकंड अवस्था में। इसको कहेंगे घटते हुए औसत उत्पादन की अवस्था। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, कुल उत्पादन गिरने लगता है और औसत उत्पादन भी घटने लगता है, लेकिन वो धनात्मक ही रहता है। कुल उत्पादन भी धनात्मक रहता है, लेकिन उसमें कमी आने लगती है। इसको कहेंगे घटते हुए कुल उत्पादन की अवस्था। ये तीसरी अवस्था है ना, या ऋणात्मक सीमा, थर्ड स्टेज है। तृतीय अवस्था, उसको आप कह सकते हो गिरते हुए कुल उत्पादन की अवस्था या ऋणात्मक सीमांत उत्पादन की अवस्था। ठीक है, मैं लिख देता हूं गिरते हुए कुल उत्पादन की
अवस्था। अच्छा, अब एक बात हम बताएं आपको, 1 2 3 4 5 6 इकाइयों तक औसत उत्पादन बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि उत्पादन में वृद्धि नियम क्रियाशील हुआ है, अर्थात बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रैक्टर है, अगर उस ट्रैक्टर का हम पूर्ण उपभोग नहीं करते तो वो 2 घंटा काम करता है, 1 घंटा काम करता है और उसके बाद खड़ा जाता है। यदि उस ट्रैक्टर का हमको भरपूर प्रयोग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भूमि का अधिक प्रयोग करना, भूमि उसके साथ अधिक लगानी पड़ेगी, तभी उसका पूर्ण उपभोग हो सकता है। जैसे एक उदाहरण और देता हूँ, हम किसी भट्टे से एक बड़े वाले ट्रक में 5,000 ईंट भर के लाते, देवरी में लाते, देवरी में या खटीमा में या आपके शहर में जहाँ आप रहते हैं भट्टे से लाते हैं। ट्रक का ड्राइवर 6,000 रुपये किराया लेता है। अब आपने चूंकि ट्रक तय किया है अपने शहर तक लाने के लिए, अगर आप 7,000 ईंट या 10,000 ईंट लाएंगे तो क्या वो 6,000 में लाएगा? मान लो नहीं लाएगा, 7 में ले आएगा, ठीक है। 6 में नहीं लाएगा, 7 में ले आएगा, 7 में नहीं ले आएगा, 8 में ले आएगा। लेकिन आपके घर कितनी ईंट पहुंच रही है? 10,000। पहली ईंट के लिए कितना? 6,000। दूसरी ईंट के लिए कितना? 2,000। अर्थात बड़े पैमाने पर 10,000 ईंट लाने में आपको केवल 8,000 रुपये खर्च करने पड़े हैं, और जबकि छोटे पैमाने पर काम करने के लिए आपको 6,000 रुपये खर्च करने पड़े। तो बच गए ना वहाँ पे? कितने बच गए? 4,000 रुपये बच गए। इसको जैसे एक मशीन है फैक्ट्री में, फैक्ट्री की मशीन का पूरा उपभोग हो, यानी कि 24 आवर्स वो काम करे तो ज़्यादा उत्पादन कर सकती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगी तो। जैसे किसी स्कूल में अगर प्रधानाचार्य है और वो प्रधानाचार्य 12 टीचर को भी मैनेज कर सकता है, 16 को भी मैनेज, 32 को भी मैनेज कर सकता है। मान लीजिए उस कॉलेज में साइंस है और कला है, कृषि और कॉमर्स नहीं है। अगर उनके टीचर आ जाए तो स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी, क्लासेस की संख्या बढ़ेगी, व्यवस्थापन का कार्य बढ़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ पे 2 प्रधानाचार्य नियुक्त कर दी जाए। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर है, एक ही तो होगा, 2 थोड़ी ना होंगे। GM है, एक ही तो होगा, 2 थोड़ी ना होंगे। समझ गए होंगे? कुछ साधन ऐसे होते हैं, अविभाज्य होते हैं। बड़े पैमाने पर जब उसका हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? क्या प्राप्त हो जाता है? बड़े पैमाने की बचतें। तो इसका प्रभाव यह होता है कि उत्पादन में जिस अनुपात में पहले साधन को लगाया गया, उस अनुपात में जब साधनों को लगाया जाता है, परिवर्तनशील साधन की 1 से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो संगठनात्मक सुधार हो जाता है, क्षय विभाजन और विशिष्टीकरण के, और उत्पादन तेजी से होता है। और इसीलिए सबसे पहले उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। तो यहाँ जो है, जहाँ तक औसत उत्पादन है, वृद्धि नियम के अंतर्गत समझिए। उसके बाद औसत उत्पादन भी गिरने लगता है, सीमांत उत्पादन भी गिरने लगता है। तो ये अवस्था कहाँ है? ये अवस्था जब सीमांत उत्पादन घटते घटते 0 हो गया, औसत उत्पादन फिर भी धनात्मक है। यहाँ तक क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम आगे भी अगर हम यानी अधिक से अधिक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को लगाएंगे तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो गया, कुल उत्पादन भी घटने लगा, औसत उत्पादन भी गिर रहा है। ये तीसरी अवस्था है। तो क्या है सीमांत उत्पादन ह्रास नियम, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम? क्या बताता है कि स्थिर साधन के साथ जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्राओं को लगाया जाता है, एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन गिरता जाता है, घटता जाता है। जैसे 7, 5, 3, 0, 6.66, 6.43 घटता है, 6.00,
5.33 घट रहा है ना, तो यही तो बताना है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में प्रोफेसर टाजिक ने क्या 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 कहा है। टाजिक टाजिक क्या लिखा था? टाजिक 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 प्रोफेसर टाजिक क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है उत्पत्ति ह्रास नियम, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम इतने कम अपवादों के साथ तथा इतने अधिक व्यापक स्वरूप में लागू होता है कि इसे उत्पादन का सार्वभौमिक नियम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यानी ये नियम सार्वभौमिक नियम है। ये प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक स्थान पर सत्य उतरता है। प्रत्येक देश में ये नियम लागू होता है, चाहे वो अमेरिका हो या भारत, रूस हो या जापान, पाकिस्तान हो या श्रीलंका, प्रत्येक देश में ये नियम लागू होता है। इसलिए सार्वभौमिक नियम, बहुत कम अपवाद हैं इसके, ठीक है, बहुत कुछ कम मान्यताओं के साथ लागू होता है ये। ऐसे ही नियमों ने अर्थशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिलाया है, और इसीलिए आपको मालूम ही है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान के भी नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए, इसी तालिका के अनुसार अब हम इसकी रेखा चित्र की व्याख्या करें। चलिए बच्चों, रेखा चित्र की व्याख्या, ये आपके सामने ये रेखा चित्र हमने बना रखा है, और ये आपकी पिछली तालिका है। ये स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन है, परिवर्तनशील साधन की इकाइयां 1 2 3 4 5 9 10 11, और यहाँ था ये स्थिर साधन, और बाकी ये कुल उत्पादन है, यानी कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। और आपने ये देखा जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयां बढ़ी, शुरू में सीमांत उत्पादन तेजी से बढ़ा, इसलिए कुल उत्पादन भी बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते वो इस बिंदु पर पहुंच गया है, यानी ये ABCD F कर दीजिए इसको, F बिंदु पर पहुंच गया। ये जो F बिंदु है, यहाँ के बाद कुल उत्पादन यानी सीमांत उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए कुल उत्पादन वक्र भी थोड़ा झुकाव ले लेता है, झुक जाता है। यहाँ हमने केवल 9 इकाइयां प्रदर्शित की हैं। 7वीं इकाई पर सीमांत उत्पादन 0 हो गया, ये 7वीं इकाई है, और यहाँ पर ये S दिखाया मैंने, ये आप भी देख रहे होंगे S, ये S बिंदु पर लिखा है, ये तीर बना हुआ है, और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये तीर बना हुआ है, ये बता रहा है कि शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता है। ये 7वीं इकाई है, ये यहाँ पे लिखा है, ये 7वीं इकाई पर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 7वीं इकाई है, S बिंदु है, ये बिंदु ये है। S बिंदु पर सीमांत उत्पादन 0 हो गया, कुल उत्पादन सबसे ऊपर है, सबसे अधिक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, फलस्वरूप कुल उत्पादन भी गिरने लगता है। जब तक सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन औसत उत्पादन धनात्मक ही रहता है। अब इसकी 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ये यहां से लेके और चौथी इकाई तक ये प्रथम अवस्था है, फिर उसके बाद चौथी इकाई से 7वीं इकाई तक ये सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज, ठीक है, द्वितीय अवस्था है, और लास्ट में ये थर्ड स्टेज है। आपको दिखाई दे रहा होगा
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। यानी ये जो रेखा है यहाँ से ऊपर तक उठी है, उसके बाद ये जो बिंदु है इस बिंदु से ऊपर यहाँ तक ये सेकंड स्टेज है और लास्ट में थर्ड स्टेज है। पहले स्टेज पे क्या होता है, सीमांत उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, फलस्वरूप कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है, औसत उत्पादन में बढ़ता है। इसको बढ़ते हुए औसत उत्पादन की अवस्था कहते हैं। उसके बाद जो है सेकंड स्टेज में सीमांत उत्पादन घटना शुरू कर देता है, ठीक है। कुल उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है और औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन से ज्यादा रहता है। ये थर्ड स्टेज पहुंच रही है। इसमें क्या होता है कि सीमांत उत्पादन घटते घटते शून्य हो जाता है, जैसा कि 7वीं इकाई पर दिखाया गया, ठीक है। लेकिन औसत उत्पादन फिर भी धनात्मक रहता है। तो फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले क्या होता है, सीमांत उत्पादन घटने लगता है। उसके बाद क्या होता है, औसत उत्पादन घटने लगता है। उसके बाद क्या होता है, कुल उत्पादन घटने लगता है। तो हम सीमांत यानी क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या इस प्रकार की कह सकते हैं कि जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाइयों को लगाया जाता है तो एक बिंदु के पश्चात सर्वप्रथम सीमांत उत्पादन, तदुपरांत औसत उत्पादन और अंत में कुल उत्पादन घटने लगता है, जबकि अन्य बातें समान रहती हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक बेटा है बच्चों, और कल हम आपको सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताएं समझाएंगे और इसके क्षेत्र के बारे में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।